Hello students, this is Garima Rathod standing in front of you. Again welcome you all to Shri Kandi Academy and Edutech. मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ यहाँ पे और हम लोग हमारी 11th केमिस्ट्री का सिर्फ 11th ही कहना बिल्कुल वाजिब ना होगा। ये जो है हमारी केमिस्ट्री की पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका जो फाउंडेशन है उसका जो बेस है हम लोगों ने वो बनाना स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग उसी में आगे मूव ऑन कर रहे हैं, उसी में आगे फॉरवर्ड हमारी जर्नी को ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी की थी और उन्हीं कंपाउंड्स को एक टाइप्स को पढ़ते हुए आज हम लोग कुछ और नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो है अनदर टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसको आप देखते हैं इसका क्या मतलब है। When the ring or cycle also contain atom other than carbon, यही ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि भाई साइक्लिक तो है, देखो वर्ड यहाँ पे जो है साइक्लिक तो लगा हुआ है यानी साइकिल तो बनेगा, लेकिन हेट्रो जो वर्ड है ये यूज होता है डिफरेंट के लिए। जैसे मैंने आपको पिछली वाली क्लास में क्या बताया था, ये बताया था कि होमो जो वर्ड है जब भी आप यूज करेंगे होमो, तो होमो का मतलब है कि आपने किसकी बात कर रहे हैं, सेम की बात कर रहे हैं। होमो वर्ड किसके लिए यूज होता है, सेम के लिए। वैसे ही हेट्रो जो वर्ड यहाँ लगा है दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा भाई, हम हेट्रो और साइक्लिक इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा, व्हेन द रिंग और साइकिल आल्सो कंटेन एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा भी कोई और एटम उसमें मौजूद हो, तो साइकिल में मौजूद हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। आओ चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपके सामने ये स्ट्रक्चर बता दिए, जैसे ये लीजिए जी, ये बना दी। अब तो ये ओपन लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ इन दोनों को तो ये हो गया क्लोज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक ये आ गया यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरल, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ आपको। तो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर रिंग तो है, क्लियर है, हेट्रो ये साइक्लिक तो है, बट साइकिल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट ये कार्बन नहीं है। एक अलग सा एटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तब हम इसे क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। क्लियर है बात। जैसे अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तब तो ये बन जाती हमारी होमो। लेकिन अगर इसी सेम स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे लाइक दिस, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे बना दी ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है साफ, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, बट दिस इज अ डिफरेंट एटम। तो अगर आपके सामने कंपाउंड साइक्लिक है, किनारे वाले कार्बन जुड़े हैं, बट जो साइकिल बना है, जो रिंग आपने बनाई है, जिन एटम्स को आपने एक दूसरे से कनेक्ट किया है, उनमें सिर्फ कार्बन के अलावा भी कोई और एटम मौजूद हो, तब हम इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब आपको पता है चेन बंद होगी, और हेट्रो का मतलब आपको बता दिया डिफरेंस से है, यानी अगर चेन में कार्बन के अलावा अनदर कोई भी एटम जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस एटम को भी हम क्या कहते हैं, जैसे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को भी हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी नोन एज एन हेट्रो एटम। इसको भी हम क्या करते हैं, हेट्रो एटम कह देते हैं। ये ऑक्सीजन है, इट इज नॉट सिमिलर टू ऑल अदर एटम्स, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिफरेंट है यानी हेट्रो है। हेट्रो कौन है, एटम है, तो ये आ गया हमारा हेट्रो एटम। क्लियर है बात सभी के दिमाग में। ओके, देखते हैं आगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक के ही टाइप्स, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक के कुछ टाइप्स हैं। दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे हम कह रहे हैं एलिसाइक्लिक। एली का क्या मतलब है, दीज आर साइक्लिक बट देयर बिहेवियर इज सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड्स। टू एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड का मतलब है जिनके अंदर कोई खास स्मेल नहीं होती।
ठीक है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की एग्जाम्पल, अगर आपके सामने हो साइक्लोब्यूटेन, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये साइक्लिक तो है लेकिन कैसा है? एलिसाइक्लिक है। साइक्लोब्यूटेन की कोई खास स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती। जैसे आपके सामने लिख दिया साइक्लोहेक्सीन, तो ये एल्कीन जरूर है लेकिन कैसा है? साइक्लिक है, बट इसमें कोई खास स्पेसिफिक स्मेल नहीं होगी। दैट इज वाई दे आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगला जो टाइप है दैट इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं उसको? एरोमेटिक। एरोमेटिक में देखो, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक एरोमा। ये खास बात है, ये जो एरोमेटिक वर्ड है, ये एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया है? इससे आया है एरोमा से। और ये जो वर्ड एरोमा है, इसका मतलब होता है कोई स्पेसिफिक स्मेल होना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है? वो जिनकी कोई खास, कोई स्पेसिफिक, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और उस स्पेसिफिक स्मेल के कारण, उस स्पेसिफिक एरोमा के कारण उनको दूर से भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। दैट कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा का मतलब, एरोमा से वर्ड आया एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब एरोमा वाले कंपाउंड्स, और एरोमा का मतलब आपको मैंने बता दिया है, स्पेसिफिक स्मेल वाले कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखो, वन इज बेंजीन, अदर इज फिनॉल। ये फिनॉल वही है, यदि हम इस फिनॉल का एक एच रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास, हम जो घरों में यूज करते हैं फिनाइल, उसकी कितनी तेज स्मेल होती है, अलग से पता चल जाता है कि हाँ फिनाइल का पोछा लग रहा है। सो दैट इज क्या है? स्पेसिफिक एरोमा से डिटेक्ट हो गया, तो वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। हमारे डिटॉल है, हमारा फिनॉल है, इवन हमारे जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उनमें भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो वो भी क्या है? उसमें भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा ऐड किया है। हमारे जितने भी खुशबू वाले, हमारे हेयर ऑयल है, हमारे सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स, उन सब में कोई ना कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड ऐड किया है जिसके कारण उनकी स्पेसिफिक स्मेल बन गई है। क्लियर है बात? तो एरोमेटिक वर्ड आई होप क्लियर हो गया है, वो कंपाउंड जिनके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अब एक कंपाउंड की जो स्मेल होती है वो और दूसरे किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होती, तो इनका यही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एरोमेटिक आर हैविंग स्पेसिफिक एरोमा। एरोमा का मतलब आपको बता दिया, स्पेसिफिक स्मेल होती है। क्लियर है बात आई होप? आगे देखो बेटा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप्स के हैं। कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दे कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक है बेंजीनॉइड, ध्यान से देखेंगे, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, एंड अनदर टाइप इज नॉन बेंजीनॉइड। दूसरा टाइप कौन सा है? नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड का क्या मतलब है? देखो, कौन सी कैटेगरी में? एरोमेटिक कैटेगरी में तो है, दोनों ही कंपाउंड है, यानी इन दोनों ही कैटेगरी वाले कंपाउंड्स में स्पेसिफिक एरोमा तो होगा ही। फिर अगर एरोमेटिक है तो बेंजीनॉइड का क्या मतलब है? अगर एरोमेटिक है तो नॉन बेंजीनॉइड का क्या मतलब है? ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। एरोमेटिक समझ आ गया, एरोमा वाला। अब जिसकी एरोमा है तो उसमें बेंजीनॉइड का क्या मतलब है? ध्यान से देखो बेटा, बहुत शॉर्ट में, बहुत ईजी डेफिनेशंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि आप छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो बेंजीनॉइड का मतलब है, इन दीज कंपाउंड्स बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है? बेंजीन रिंग, यानी वो एरोमेटिक तो होंगे, स्पेसिफिक स्मेल तो होगी इनकी सबकी, लेकिन इसके अलावा इनमें एक और क्या खास बात होगी कि जब आप इनकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होगी, तब हम उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड कहते हैं। लाओ मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। बिल्कुल, हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बेंजीन का डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन जो होती है इस तरह से होती है बेटा, देखो 1 2 3, एक हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरह से। अब ये आपको देखने में कैसा लग रहा है? देखो ध्यान से देखो इसे, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, 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 और ये भी कार्बन। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप कहोगे कि मैम ये तो 6 कार्बन वाले साइकिल है, यानी दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल मैम आपको गलत नहीं कहेंगी क्योंकि आप लोग सही हो, आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तभी तो आप इसको साइक्लोहेक्सेन कह रहे हो। लेकिन अगर
अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, इस और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में मैं क्या कर रही हूँ, डबल बॉन्ड लगा दे रही हूँ। थर्ड और फोर्थ के बीच में लगा दे रही हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच लगा दे रही हूँ। तो जब मैं ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अब ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है। नाउ इट इज नोन एज बेंजीन। और इस बेंजीन से तो आपका खूब पाला पड़ने वाला है। बहुत बार आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इसके कंपाउंड्स बनाने, इसके डेरिवेटिव्स बनाने, बहुत बार। तो अभी तो आप शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे, बेंजीन करके क्या चीज़ है भाई, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहला अच्छा और सबसे ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है बेंजीन। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो रिंग और जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड में होगी वो सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बेंजीनॉइड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आओ मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये आ गया, एक और हमने बेंजीन रिंग बना ली। ठीक है, ये लो जी। अब इसके साथ में एक और रिंग कनेक्टेड कर देते हैं इस तरह से। क्लियर है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर है बेंजीन जैसी है। तो यहाँ पर भी ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक तो होगा ही, बिल्कुल, क्योंकि बेंजीन है तो एरोमेटिक तो होगा। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर किससे मिल रही है, इस बेंजीन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है, इजंट इट, है ना, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इस बेंजीन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर के कारण हम इसे क्या कहेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे। अब देखो नॉन बेंजीनॉइड, अब आपको शायद समझ आ जाएगा कि बेंजीनॉइड कंपाउंड अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कौन से होंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो देखो, दे हैव स्पेसिफिक अरोमा बट नॉट बेंजीन रिंग। तो ये एरोमेटिक तो है बट इनके पास बेंजीन रिंग अवेलेबल नहीं है, यानी एरोमेटिक वाला कैरेक्टर है बट स्ट्रक्चर में दे आर नॉट सिमिलर टू बेंजीन रिंग। समझ गए? जैसे आपके सामने मैं ये बना दूं, ये देखिए, ये जो अभी बताया था, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक तो है बट इसकी स्ट्रक्चर कहीं भी किसी भी तरह से आपको बेंजीन से मिलती हुई नहीं दिख रही है, यानी दिस इज नॉट अ बेंजीनॉइड कंपाउंड। हाँ, बट दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जिसमें एरोमा तो हो, एरोमेटिक गुण तो हो, बट स्ट्रक्चर जो है बेंजीन से मिलती जुलती ना हो, बेंजीन जैसी ना हो, बेंजीन के समान कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। क्लियर है बात? ओके, आगे चलते हैं। होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं। ये अब आपका जो बेसिक है, इस वर्ड से आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया है, रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर। ये वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद जो है हम लोग हमारी जो यात्रा है, ये जो हमारी जर्नी है, वो IUPAC से रिलेटेड, जो आप वर्ड बहुत बार सुनते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज। क्या मतलब है इसका? देखो, फिर से वर्ड आया है होमो, फिर से वर्ड आया होमो, यानी फिर से किसी ना किसी चीज़ की सिमिलैरिटी हमें मिलेगी, यानी किसी ना किसी चीज़ में सिमिलैरिटी होगी। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब है कोई एक टेबल, कोई एक श्रेणी जिसकी हम बात करें। तो होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है? इट इज द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की वो श्रेणी है जिसकी क्या खास बात है, हुज मेंबर्स हैव टू स्पेसिफिसिटीज, जिसके अंदर क्या है, दो स्पेसिफिसिटीज हैं। ठीक है, दो स्पेसिफिक इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको कि दे शो सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, कि एक सीरीज में आपने जितने भी कंपाउंड रख दिए हैं, या यूं कह दो एक होमोलोगस सीरीज में आप जितने भी मेंबर पढ़ रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उन सब में दो खास बातें होती हैं। कौन सी? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती, सारे कंपाउंड्स की। समझ रहे हो? एक ही सीरीज जिसे हम कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज, तो उसमें क्या खास बात है कि उस सीरीज में जो भी कंपाउंड्स हमने ले लिए हैं, उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, बिल्कुल सेम होंगी।
क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, दूसरी स्पेसिफिक नेचर की, तो वो क्या होगा, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स फ्रॉम अ CH2 यूनिट। ये अगली इंपॉर्टेंट बात है कि उस श्रेणी का, उस सीरीज का हर अगला सदस्य, हर अगला मेंबर डिफर करता है फ्रॉम अ CH2 यूनिट। यानी अगर आप मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2 की बात करते हैं तो इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, बट डिफरेंस किस चीज का होगा, इस मेंबर से जब आप सेकंड मेंबर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक CH2 यूनिट यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ अ CH2 यूनिट। ठीक है। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये जो CH2 का डिफरेंस है, एक CH2 का, सिर्फ एक एट ए टाइम। हाँ, अगर आप 1 और 3rd मेंबर की बात करें तो वहां पे आपको फर्स्ट के कंपैरिजन में 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा। कैसे दिखेगा, आपको क्या पता चलेगा, इन सब का डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से समझना है आपको, जल्दीबाजी से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है। क्लियर है। होमोलोगस सीरीज आई थिंक समझ आ गई आपको इसका मतलब क्या है। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, इट इज द बेस ऑफ GOC। और इस नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इस टॉपिक में नेमिंग पढ़नी है। क्या करना है, नामकरण संस्कार करना है। किसकी नेमिंग, किसका नामकरण संस्कार करना है, हमने जितने भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए हैं उन सभी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हमें सीख लेनी है कि हम उन्हें किस नाम से जानेंगे, किस नाम से पहचानेंगे। तो बेटा ये जो नेमिंग के जो तरीके हैं, ये एक यूँ कह दो एक हेड है जिसे हम कहते हैं IUPAC, जो पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो यहाँ जाती है और यहाँ से अप्रूव होके, यहाँ से सबसे पहले अप्रूवल होता है कि हाँ ये जो नाम है ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। तो हम क्या कहते हैं, जिन कंपाउंड्स की भी केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स की भी नेमिंग पढ़ते हैं हम उन्हें IUPAC नेमिंग भी कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। IUPAC का मतलब समझ आ गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वहाँ से अप्रूवल मिलता है तब किसी भी नए खोजे गए कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। ठीक है। तो आज जो है नेमिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी होमोलोगस सीरीज़ की, जिसे हम कहते हैं एल्केन। जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब एल्केन का दूसरा नाम क्या था, याद आ रहा है, बताया था, हाँ भाई बिल्कुल मैम ने बताया था, कौन सा था, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इन्हें और किस नाम से जान सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। और सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, अब वो बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम नेमिंग डिस्कस करते हैं, हम जब अलग अलग होमोलोगस सीरीज की तरफ मूव ऑन करेंगे तो जनरल फार्मूला बहुत मैटर करता है। इस जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारी सीरीज के सारे मेंबर्स की नेमिंग और स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं एल्केन की, उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+। ये n क्या है, दिस इज नथिंग, यहाँ पे अगर n की बात कर रहे हैं तो n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन एटम के नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर मतलब 1 2 3 4 5, कुछ भी, जीरो नहीं, जीरो नहीं। अगर जीरो से आपने इसको कार्बन कर दिया तो यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये सबसे पहले सबसे सिंपल वे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस नेमिंग को सीखने के लिए, पहचानने के लिए आपको कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या करने पड़ते हैं बेटा, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगी नहीं, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है मैं आपको वो बताती रहूँगी। क्लियर है बात। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, नेमिंग को सीखने के लिए, एल्केन की नेमिंग पूरी तरह से कर लेने के लिए, समझ लेने के लिए हम लोग
पहले सीखेंगे केमिस्ट्री की काउंटिंग। ओके, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आप सब लोगों को भी नोट डाउन करनी है बिल्कुल अपनी नोटबुक्स में, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर है? तो लेट्स मूव ऑन। क्या है, स्टार्ट करें। ओके, अगर मैं कहती हूँ ये जो काउंटिंग है, दिस काउंटिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलता है। क्लियर है? तो कैसे पता करेंगे हम, अगर मैं आपसे कहती हूँ नंबर 1 एक को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मैथ, 2 को हम बोलते हैं एथ, 3 को भी से प्रॉप, 4 को हम कहते हैं, लिख रहे हो सभी, नोट डाउन करते रहना, ब्यूट, 5 को हम कहते हैं पेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक कार्बन तो उसका नाम कैसे लिखोगे, मैथ से, 2 कार्बन तो एथ से, 3 कार्बन तो प्रॉप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट। ठीक है, अगर 6 कार्बन हैं तो लिखोगे हेक्स, 7 हैं तो हेप्ट, 8 हैं तो 8 है तो ऑक्ट, 8 कार्बन आए तो आपने लिखना है ऑक्ट, 9 है तो हम यूज करेंगे नॉन, 10 है तो हम यूज करेंगे डेक। ये डेस नहीं है, दिस इज नोन एज डेक। डेक आपको बोलना है इसको। क्लियर हो गई बात इतनी, शायद दिमाग में आ रही है सभी के। अगला देखिए, अगर हम कह रहे हैं 11 नंबर तो हम उसको कहते हैं अनडेक। अगर हम कह रहे हैं 12 नंबर तो हम उसको कहते हैं डो डेक। डो डेक कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें आपके क्लियर हो जाएगी दिमाग में। अगर आपने ये 12 तक भी काउंटिंग सीख ली है तो आपको नेमिंग में, नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फिर से देखो, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट 5, हेक्स, हेप्ट, हॉक्ट, नॉन, डेक, क्लियर, अनडेक और डो डेक। इतने नाम आपको याद रखने। आई होप आपने फटाफट लिख भी लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्केन। एल्केन जो सीरीज है उसके एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें नेमिंग करनी है, कैसे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और क्या मतलब है IUPAC नेमिंग का। क्लियर है? बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग नेमिंग में, नॉमेनक्लेचर में, GOC में। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से समझ रहे हैं, नोटबुक लेके बैठना है, नोटबुक में सब नोट डाउन करते जाना है। क्लियर है बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए पहला मेंबर लिख रही हूँ। पहला मेंबर हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूला से बनाते हैं। C के लिए, N के लिए मैं रख रही हूँ 1, गेटिंग माई पॉइंट। N के नंबर मैंने रख दिया 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 2 × 1 + 2, यही है फॉर्मूला। यानी यदि C ही 1 है, अब देखो बेटा, जब 1 कहीं पे होता है तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो C के नीचे 1 है तो हमने यहाँ पे C लिख दिया। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 2, 1 × 2 + 2, टोटल हो गया 4। तो यहाँ पे H कितने बन जाएंगे, 4। ये है हमारा एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर, जिसमें कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इसे हम कहते हैं, एक कार्बन के लिए मैंने आपको बताया कौन सा वर्ड यूज करना है, मैथ। कौन सा वर्ड यूज करना है, मैथ। और जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, उसमें जो नेमिंग होती है वो 2 तरह से होती है, 2 वर्ड से मिलकर होती है। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और दूसरे को हम कहते हैं सफिक्स। दूसरे को हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब है, प्रीफिक्स को हम यूँ कह दो फर्स्ट नेम, जैसे हमारे नाम में 2 नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम गरिमा है तो गरिमा इज द फर्स्ट नेम, साथ में कहूँ राठौर तो इट इज द लास्ट नेम, या यूँ कह दो सर नेम। क्लियर है? तो वैसे ही हमें इनके कंपाउंड के नाम बनाने होते हैं। तो ये जो फर्स्ट नेम है, जो प्रीफिक्स है, ये जो प्रीफिक्स है ये बनता है आपका अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। उस कंपाउंड में आपके पास कितने कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीफिक्स बनाना होता है। तो ये बन गया मेरा प्रीफिक्स मैथ। कैसे बना, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के कारण मैथ। अब मुझे बनाना है इसका सफिक्स। सफिक्स कैसे बनेगा, आपको इसी फर्स्ट नेम के साथ उसको जोड़ना है। यदि आप एल्केन कैटेगरी की, एल्केन होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एन का ही सफिक्स लगता है। यानी आपका नाम कैसे बनेगा, आप नेमिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एल्क + एन।
और ये एल्क आपको कौन बताएगा? एल्क क्या होगा? आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैथ के साथ क्या जुड़ जाएगा? एन, तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी? मैथेन। क्लियर है बात? अब देखिए सेकंड नंबर ऑफ मेंबर में मैंने रख लिए 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 इंटू 2 प्लस 2, इजंट इट? तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6। यानी जो सेकंड मेंबर होगा उसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? C2H6। कैसे लिख सकती हूँ? C2H6। अब 2 कार्बन वाले की गिनती में हम क्या कहते थे? एथ कहते थे। और ये एल्केन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन, यानी एथेन, इजंट इट? अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। आपको पता है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो इसके स्ट्रक्चर सपोज मैंने ये कार्बन ले लिया। आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और ये 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन। ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन, ये आ गया तीसरा हाइड्रोजन और ये आ गया हमारा चौथा हाइड्रोजन। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसी तरह से इथेन का देख लो, दिस इज 1 कार्बन एंड दिस इज सेकेंड कार्बन। अब आपको पता है कि एक वैलेंसी कार्बन से फुलफिल हो गई, तो अभी इस कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी थी? 4। 4 में से एक वैलेंसी जो है इसने इस कार्बन के साथ पूरी कर ली, बाकी कितनी बच गई? 3। अब हमारे पास कोई और एटम नहीं है, तो हम यहाँ पे वैलेंसी किससे फुलफिल करते हैं? हाइड्रोजन से। और हमें दिख भी रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने नंबर है? 6। तो यदि इसकी एक वैलेंसी पूरी हो गई तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, कितनी वैलेंसी खाली रहेगी? 4 में से एक पूरी, बची कितनी? 3। तो 3 पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर। सेम यहाँ पे इसकी तो वैलेंसी पूरी होगी, लेकिन इसके बेचारे की अभी भी बाकी है। तो हमने क्या करना है? एक यहाँ, दूसरा यहाँ और ये तीसरा हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखो स्ट्रक्चर भी बनाना सीख गए, नेमिंग भी सीख गए, नाम भी लिख रहे हो और फॉर्मूला भी लिख रहे हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरे मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो C3H कितना होगा? 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 यानी 8। तो उसी तरह से मैं फॉर्मूला बना दूंगी C3H8। अब कार्बन कितने बेटा? 3 हैं। 3 के लिए काउंटिंग में देखो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? प्रॉप यूज़ करते हैं, तो ये आ गया प्रॉप। सरनेम कौन सा लगाना है? ये रहा एन, तो यहाँ पे बन गया हमारा प्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 कार्बन है तो 1 2 3। अब बस कार्बन को चेक करो, एक वैलेंसी पूरी है, 3 बाकी है। ये लीजिए, इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, सिर्फ 2 ही बाकी है, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे भी एक पूरी है, 3 बाकी, ये 3 बॉन्ड हमने बना दिए। अब जहाँ जहाँ पे वैलेंसी खाली वहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। दिस इज 1 हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, 1 और 2 और ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कलेक्टिवली ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको आप इस तरह से। CH3 ये पूरा जो है, ये जो पूरा है इसे हम कह रहे हैं CH3। ये किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, किससे? CH2 से। ये देखो CH2 और यहाँ पे CH3, ये अगेन फिर ये क्या बन गया? CH3। तो इस पूरे को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? आपने जो जनरल फॉर्मूला देखा उसको यूज़ करना आ रहा है? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितने बढ़े? 4 यहाँ पे थे, यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। ये देखिए, तो ये इस श्रेणी का जो अगला मेंबर है उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इजंट इट? CH2 जुड़ गया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन है, यहाँ कितने? 3। हाँ जी, 1 कार्बन ज़्यादा है। हाइड्रोजन कितने? यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने अपने पास? 8 हैं, यानी हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ज़्यादा है। समझ आ रही है बात? तो यानी जैसे जैसे हम अगले से अगले मेंबर की तरफ, एक होमोलोगस सीरीज के हम अगले से अगले मेंबर की तरफ मूव करते हैं, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हर सक्सेसिव मेंबर यानी हर अगला मेंबर एक CH2 यूनिट ज़्यादा रखता है अपने पास। यानी प्रीवियस मेंबर और नेक्स्ट मेंबर में किसका डिफरेंस होगा? एक CH2 यूनिट का, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफरेंस होगा।
ये आपको ध्यान देना। तो आई होप ये बात भी आपको पता चल गई है कि किस तरह से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस है, आपको खुद को पता चल रहा है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मैंने आपको बता दिया है। सक्सेसिव मेंबर का मतलब है अगला जो नेक्स्ट मेंबर है। जैसे मैथेन पहला है, अगला ही कौन सा है, एथेन, उसके जस्ट अगला कौन सा है, प्रोपेन। तो इनमें हमने देखा कि जैसे जैसे हम एक एक मेंबर नया जोड़ते हैं वैसे वैसे हमने क्या चीज़ जोड़ दी है, एक CH2 ग्रुप जो है उसे अलग से जोड़ दिया है। क्लियर हुई है बात दिमाग में आप लोगों के सभी के दिमाग में समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल चेक करो, अगर 4th नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन कितने होंगे 4 और हाइड्रोजन कितने होंगे 4 2 8 प्लस 2 10। और हमें पता है 4 कार्बन के लिए हमने क्या काउंटिंग लिखी थी, ब्यूट लिखा था, सरनेम है एन यानी ब्यूटेन। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह से 4 कार्बन लगा देने हैं। ये जो है 3, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पर फिर से 3 बॉन्ड। ये हाइड्रोजन फिर से हमने कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ये यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए इस इतने को हम लिख सकते हैं CH3, इसको इतने को हम लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे CH2 और ये जो है इसे हम लिख सकते हैं अगेन CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ब्यूटेन की, ये स्ट्रक्चर भी ब्यूटेन की। ये फॉर्मूला किसका है, C फॉर H10 क्या बता रहा है आपको, 4 नंबर वाली एल्केन, 4 कार्बन परमाणुओं से युक्त एल्केन के बारे में आपको बता रहा है, डिस्कस कर रहा है। समझ आ रही है बात एवरीवन। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं आज दे रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है, 5 से लेके फ्रॉम 5th टू नंबर 12 यानी C5 से कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 12 तक के क्या करने हैं आपको, एल्केन की क्या करनी है आपको, नेमिंग करनी है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये फॉर्मूला जो है एल्क प्लस एन ये यूज़ करना है। एल्क के लिए क्या पता चल करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन कितना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या देख लेंगे, अपनी काउंटिंग जो आपने नोट डाउन करी है वो आप देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये यूज़ कर लेंगे, हैप यूज़ कर लेंगे, ऑप्ट यूज़ कर लेंगे। सरनेम सबका एक ही रहेगा क्योंकि आपकी फैमिली भी सेम है सभी की। क्लियर है बात। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी ये वाली स्ट्रक्चर और ये जो कंबाइंड फॉर्म जो लिखा है मैंने इनको, ये भी आपको साथ में नोट डाउन करना है। इस तरह से बना लेना, ऐसे टेबल के फॉर्म में लाइक दिस। इस तरह से यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा, यहाँ आपने नेम लिखा, यहाँ आपने स्ट्रक्चर लिखी और यहाँ आपने कंबाइंड स्ट्रक्चर लिखी। इस तरह से एक एक कॉलम में आप चलते जाओगे। यहाँ पे आपने मेथेन लिख लिया, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर हेक्सेन। तो इस तरह से क्या होगा, टैबुलर फॉर्म में आपका चलता जाएगा और आपका सारा वर्क भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा कि हाँ भी मैंने जो जो काम पढ़ा है, जो जो भी प्रैक्टिस की है वो सब मेरे पास है। कभी भी देखना पड़े तो आप अपनी नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक सिस्टमैटिक वे में आपके पास पूरा जो GOC है यहाँ वहाँ बिखरी हुई नहीं रहती, पूरी एक कलेक्शन के फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। बट उसके लिए जो वे आपको बताया है उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आई होप समझ आ रही है आपको, ठीक है। एल्केन्स का होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो मैं कल डिस्कस करूँगी और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया है आज का इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रीफिक्स, सफिक्स, ये वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में आ गए हैं। अगर अभी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई बात नहीं, हम लोग डेली रिवाइज करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो होमवर्क मैंने दिया उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना और कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इसी होप के साथ आज के लिए इतना ही टॉपिक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग और इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होगा आप लोगों के लिए। आई होप यू ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।